नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय रहे। एनएसए अजीत डोभाल बोले बदला लेना होगा, युवाओं में आग होनी चाहिए। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूएस से तनातनी के बीच ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा, चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी खबर। इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि समुदाय देश को बांटते नहीं बल्कि मजबूत करते हैं, आलोचकों को शाह का तीखा जवाब। क्या है मामला, आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी 17 जनवरी को करेंगे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन, 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी देंगे स्वागत। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि प्रचंड शीतलहर के बीच 3 राज्यों में बारिश का अलर्ट, 25 जिलों में बढ़ेगी ठंड, आईएमडी का आ गया है अपडेट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मंत्रियों को लूटा गया, हम असहाय रहे। एनएसए अजीत डोभाल बोले बदला लेना होगा, युवाओं में आग होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत की आज़ादी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों तक भारतीयों ने अपमान, विनाश और भारी नुकसान सहा, तब जाकर देश स्वतंत्र हुआ। डोभाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वो इतिहास से ताकत लें, उससे सीखें और अपने मूल्यों, अधिकारों और विश्वासों के आधार पर एक मजबूत और महान भारत के निर्माण में जुट जाएं। एनएसए ने आगे कहा कि आज के युवाओं में वो आग होनी चाहिए। अजीत डोभाल भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत जितना आज़ाद दिख सकता है वो हमेशा ऐसा नहीं था, इसके पीछे हमारे पूर्वजों के असाधारण बलिदान है। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने भयंकर अपमान झेला, असहायता के दौर देखे और कई लोगों ने फांसी तक का सामना किया। अजीत डोभाल ने कहा कि हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूएस से तनातनी के बीच ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इस बीच यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी जगह अटैक करेंगे जहां दर्द सबसे ज़्यादा होगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका के सख्त रुख पर दुनिया की निगाहें हैं। वहीं इस घमासान के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। उनकी यात्रा का मुख्य एजेंडा चाबहार बंदरगाह होगा। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के 15-16 जनवरी को भारत के प्रस्तावित दौरे के दौरान चाबहार बंदरगाह का मुद्दा एजेंडे में प्रमुखता से शामिल होगा, क्योंकि बंदरगाह के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूट अप्रैल में खत्म होने वाली है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले चाबहार पोर्ट का प्रबंधन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड 2024 से 10 साल की अवधि के लिए कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने के अलावा ईरानी विदेश मंत्री अरागची, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मिलने की योजना बना रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समुदाय देश को बांटते नहीं बल्कि मजबूत करते हैं, आलोचकों को शाह का तीखा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि बड़े पैमाने पर सामुदायिक समारोह देश को बांटने के बजाय मजबूत करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक आत्मनिर्भर समाज एक आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाता है। जोधपुर में महेशेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो को संबोधित करते हुए शाह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का सामाजिक ताना बाना और मजबूत सामुदायिक संरचनाएं राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि अगर हर समुदाय अपने सबसे कमजोर सदस्यों की भलाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है तो देश समग्र रूप से बेहतर स्थिति में होगा। उन्होंने कहा कि जब भी सामाजिक समारोह या सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कुछ तथाकथित प्रगतिशील लोग उनमें भाग लेने वालों की आलोचना करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसी कई आलोचनाओं का सामना किया है। मेरा मानना है कि हमारे समुदायों की संरचना और ऐसे बड़े सामुदायिक जमावड़े वास्तव में भारत को मजबूत करते हैं। वो कभी भी देश को विभाजित नहीं करते। यदि प्रत्येक समुदाय अपने सबसे गरीब सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी लेता है तो पूरे राष्ट्र की देखभाल अपने आप हो जाएगी, और यदि प्रत्येक समुदाय आत्मनिर्भर बन जाता है तो पूरा भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी 17 जनवरी को करेंगे पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन, 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी देंगे स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और यह ट्रेन कोलकाता और गुवाहाटी के
बीच चलेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुभारंभ के साथ 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी की जा रही है। यात्रियों के लिए इन ट्रेनों की सेवाएं 17 और 18 जनवरी से मिलने लगेंगी। प्रधानमंत्री मोदी 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन कामाख्या और हावड़ा जंक्शन के बीच चलेगी। यात्रियों के लिए 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित हुए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि साल 2026 में भारतीय रेलवे में कई बड़े सुधार होने वाले हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नए तरीकों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। रेल मंत्री ने आगे कहा कि इस साल 52 हफ्तों में 52 सुधार पेश किए जाएंगे, जिससे आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे का एक नया रूप देखने को मिले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रचंड शीतलहर के बीच 3 राज्यों में बारिश का अलर्ट, 25 जिलों में बढ़ेगी ठंड। आईएमडी का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, देश में जहां तेज हवा वाली शीतलहर और घने कोहरे का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, वहीं मौसम विभाग के अलर्ट ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा रख दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जनवरी को 3 राज्यों में एक बार फिर से बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से इस दौरान बेहद सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं उत्तर भारत के 25 जिलों में ठंड बढ़ने वाली है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 11 जनवरी से उत्तर भारत के 25 जिलों में ठंड बढ़ने वाली है। जिन जिलों में तापमान कम होने वाला है उनमें यूपी का गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, झांसी, रायबरेली, आगरा, मथुरा, टुंडला और अलीगढ़ शामिल है। इसके अलावा दिल्ली में भी ठंड बढ़ जाएगी। सुबह के समय तेज हवा भी चलेगी। इसके बाद पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर और भटिंडा में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ के सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम में ठंड कहर बरपाएगी। हिमाचल के शिमला, मनाली, धर्मशाला और बिलासपुर में तापमान 5 डिग्री से नीचे रहेगा। दिल्ली में 11 जनवरी को सुबह में शीतलहर देखने को मिल सकती है। हवा की रफ्तार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते सावधान होकर वाहन चलाने की जरूरत है। दिल्ली में अधिकतम तापमान गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश के बाद इस देश में हिंदू युवक की हत्या से उबाल, सड़कों पर उतरा जन सैलाब, गूंजे जय श्री राम के नारे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बदिन जिले की तलहार तहसील के गांव पीरू लाशारी में एक प्रभावशाली जमींदार ने मामूली विवाद में गरीब हिंदू कृषि मजदूर कैलाश कोल्ही की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से न सिर्फ सिंध का हिंदू समुदाय आक्रोश में है, बल्कि एक बार फिर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कैलाश कोल्ही स्थानीय जमींदार सरफराज निजामानी के खेत में मजदूरी करता था। उसने अपने परिवार के सिर छिपाने के लिए खेत में एक कच्ची और अस्थायी झोपड़ी बना रखी थी। जमींदार को यह झोपड़ी मंजूर नहीं थी और इसी बात को लेकर हुए विवाद में आरोप है कि सरफराज निजामानी ने अपनी बंदूक निकाली और कैलाश कोल्ही पर सीधे गोली चला दी। गोली लगते ही कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना के बाद उसका परिवार पूरी तरह टूट गया है और घर में मातम पसरा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले कश्मीरी शख्स के बारे में अब हुए ये खुलासे, बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले कश्मीरी शख्स को हिरासत में लेने के बाद पुलिस गंभीरता से चर्चा कर रही है। अयोध्या की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हिरासत में लिए गए शख्स अबू अहमद शेख को लेकर अब उसके परिवार ने खुलासा किया है। परिवार ने दावा किया कि उनके पिता मानसिक रूप से बीमार हैं और पिछले 6 सालों से उनका इलाज चल रहा है। हिरासत में लिया गया शख्स शोपियां जिले के गड़ापुड़ा गांव का रहने वाला है। परिवार ने आगे बताया कि उनकी मानसिक हालात की वजह से वो इलाज और देखभाल के लिए अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि इस मामले से निपटने समय परिवार की परिस्थितियों पर विचार करें। आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ पूरी होने के बाद और जानकारी शेयर की जाएगी। अयोध्या में संदिग्ध युवक के पकड़े जाने पर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग अथवा अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा कड़ी की गई। अयोध्या सीओ आशुतोष तिवारी ने कहा कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण अयोध्या इलाके को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। हर जगह पुलिस फोर्स तैनात
तैनात की गई है। हम सीसीटीवी कैमरों की मदद से सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद के बजट सत्र का 28 जनवरी से होगा आगाज। 2 अप्रैल तक 2 चरणों में चलेगा सदन। जी हाँ दोस्तों, संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र को बुलाने की मंजूरी दे दी है। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को 2026 के बजट सत्र के लिए बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। उन्होंने लिखा कि पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा और संसद 9 मार्च 2026 को पुनः एकत्रित होगी। ये सार्थक बहस और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकियों की हर चाल को फेल करेगा ये ब्रह्मास्त्र। हमले से पहले एनएसजी होगी अलर्ट। गृह मंत्री शाह ने किया लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, भारत की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सेंटर की शुरुआत के साथ ही अब आतंकवादियों के खिलाफ जंग एक नए डिजिटल दौर में पहुंच गई है। ये न केवल पुराने धमाकों की जांच करेगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये भी बताएगा कि आतंकी भविष्य में कहां और कैसे हमला कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब आतंकियों का बचना नामुमकिन है, क्योंकि भारत की तकनीक अब उनकी सोच से कई कदम आगे है। इस डेटा सेंटर की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि जो धमाकों के डेटा हैं वो अब इस डेटा सेंटर के शुरू होने से आपस में बात कर पाएंगे। हमारे नागरिक चैन की नींद सोते हैं तो उसमें एनएसजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आईईडी के डेटा मैनेजमेंट सेंटर की जो शुरुआत हो रही है उससे सारे राज्यों की पुलिस और एनआईए को लगातार गाइडेंस मिलेगा। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर। ममता बनर्जी की ईडी पर कार्रवाई से धारा 356 की चर्चा तेज। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति उबाल पर है। 8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स द्वारा इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के कोलकाता ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा गया। खबर थी कि ये संस्था हवाला से लेन देन कर रही है। छापे की खबर सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से लोहा ले लिया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और वो जब्त दस्तावेज और हार्ड डिस्क साथ ले गई। आरोप लगाया कि आईपैक पर छापा मारकर उनकी चुनावी रणनीति का भेद जानने की कोशिश की गई है। ममता बनर्जी की ईडी पर कार्रवाई ने विपक्षी दलों को हमलावर होने का मौका दे दिया है। भाजपा ने इसे संघीय एजेंसी में बाधा करार दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग उठा दी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर ये घटना 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई है, जब टीएमसी और भाजपा के बीच जंग चरम पर है। सवाल उठता है कि क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ रहा है और क्या ये केंद्र की एनडीए सरकार के लिए माकूल मौका है कि वो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराए। ईडी की रेड एक फर्जी सरकारी नौकरियों के घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है, जहां एक संगठित गिरोह ने लोगों को नौकरियां देने का झांसा देकर ठगा। जांच के दौरान ईडी ने कोल स्कैम से जुड़े फंड्स को आईपीएक तक ट्रेस किया, जो 2022 में कथित रूप से टीएमसी के गोवा चुनाव कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुए। आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं और ममता के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार भी हैं। बिहार की जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने ही इस संस्था की स्थापना की थी और ममता का पिछला कैंपेन वो ही संभाल रहे थे। ईडी का दावा है कि रेड के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत ममता ने हथिया लिए, जबकि ममता ने इसे राजनीतिक बदला करार दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नॉस्टी और नॉटी होम मिनिस्टर कहा। इसके साथ उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी टीएमसी के इंटरनल डाटा, कैंडिडेट लिस्ट और चुनावी स्ट्रेटेजी चुराने की कोशिश कर रही थी। ममता ने खुद फाइल्स और लैपटॉप ले लिए, जो वीडियो में कैद हो गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलएसी और एलओसी पर अदृश्य पहरा। सेना के बेड़े में शामिल हुआ 16 ड्रोन हफ्तों तक आसमान से करेगा दुश्मनों की जासूसी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने लंबी दूरी और लंबे समय तक निगरानी के लिए सोलर पावर्ड ड्रोन सिस्टम की खरीद का अहम करार किया है।
भारतीय सेना ने बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ 168 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये पहली बार है जब सेना ने इस तरह का सोलर आधारित यूएवी सिस्टम खरीदा है। इस सिस्टम का नाम MAPSS है और ये ड्रोन 26,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और 24 घंटे से अधिक समय तक लगातार मिशन पर रह सकता है। दिन में ये सोलर एनर्जी से खुद को चार्ज करता है और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन से उड़ान जारी रखता है। मैप्स ड्रोन से सीमाओं पर चुपचाप निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन रिले जैसे काम किए जा सकते हैं। ये सिस्टम हिमालयी इलाकों से लेकर रेगिस्तानी सीमाओं तक प्रभावी निगरानी में सक्षम है। भारतीय सेना द्वारा सोलर पावर्ड मैप्स ड्रोन सिस्टम की खरीद को चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है और ये सिस्टम ऐसे समय में आया है जब भारत को एक साथ LOC और LAC पर सतर्कता बनाए रखनी पड़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा का ममता सरकार पर निशाना, अग्निमित्रा पॉल ने स्वास्थ्य और शिक्षा की गिनाई नाकामियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने हाल ही में बंगाल का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरे को लेकर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि JP नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संगठनात्मक विषयों को लेकर उनका दौरा पूरी तरह स्वाभाविक है। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोला और स्वास्थ्य एवं शिक्षा की नाकामियां गिनाई। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि चुनाव में अब लगभग 3 महीने का समय बचा है और ऐसे में ये तय किया जा रहा है कि पार्टी किस तरह काम करेगी और चुनावी रणनीति क्या होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस विषय पर मार्गदर्शन देंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि JP नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार समाज के सबसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ खून से सने हैं, खामेनेई बोले अहंकारी ट्रंप को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने 2 हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर शुक्रवार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य किसी भी दबाव के आगे पीछे नहीं झुकेगा और खामेनेई ने आरोप लगाया कि ये प्रदर्शन विदेशी ताकतों के समर्थन से कराए जा रहे हैं जिनका मकसद देश को अस्थिर करना है। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ ईरानियों के खून से सने हुए हैं। इस अहंकारी नेता ट्रंप को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। राज्य टेलीविजन पर दिए भाषण में 86 वर्षीय खामेनेई ने कहा कि इस्लामी गणराज्य लाखों लोगों के बलिदान से बना है और वो किसी भी तरह की तोड़फोड़ करने वालों के सामने नहीं झुकेगा। तेहरान में हुए प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग विदेशी नेताओं को खुश करने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की ओर था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, 22 IAS अफसरों का तबादला, CM सचिवालय की टीम बदली। जहां दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। 22 IAS और 11 BAS अधिकारियों के तबादले में मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर जिलों, अनुमंडलों और नगर निगमों तक युवा अफसरों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में नए साल की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों का तबादला किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डिफेंस हब बनेगा लखनऊ, राजनाथ सिंह बोले आत्मनिर्भर भारत से बढ़ी देश की ताकत। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में अशोक लेलैंड के विनिर्माण संयंत्र का दौरा किया। इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित अपने दौरे के दौरान उन्होंने संयंत्र में निर्मित हल्के सामरिक वाहन, मानव रहित जमीनी वाहन, बारूदी सुरंग से सुरक्षित वाहन और लॉजिस्टिक ड्रोन के उत्पाद की समीक्षा की। इस दौरे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। अपने उद्घाटन भाषण में रक्षा मंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक रक्षा गलियारा स्थापित किया है। सशस्त्र बलों से संबंधित हथियार और गोला बारूद अब लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, चित्रकूट और अलीगढ़ से निर्मित किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने कहा कि 34,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश पहले ही हो चुका है। बड़ी कंपनियां आ रही हैं और कारखाने स्थापित कर रही हैं। इससे स्थानीय लोगों को भी प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में ब्रह्मोस फैक्ट्री भी स्थापित की गई है जिसका प्रभाव आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा। भारत अब अपने हथियार स्वयं बना रहा है और इस सामरिक सुधार में उत्तर प्रदेश लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अलग नीति बनाई है। एरोस्पेस
एरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति। इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसे राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय एआई स्टार्टअप्स को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत पर दुनिया का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष और पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ये बातें कही। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के शीर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने संदेश दिया कि भारतीय स्टार्टअप को केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए।